Hi, good morning everyone. Myself Roshan Kamanwar, faculty in the Institute for Excellent Study नागपुर. हमने पिछले लेक्चर में बाई मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट किया था. तो बाई मॉलिक्यूल्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट को. तो कार्बोहाइड्रेट को ही हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से हमने स्टार्ट किया था. कार्बोहाइड्रेट जो है इसको आप तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो. तो सबसे पहले होता है आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट. उसके बाद में आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसमें आप पढ़ोगे ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड को. ठीक है. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड जिसका जनरल फार्मूला था CnH2ON. ठीक है. तो यहाँ पे आपका जो मोनोसैकेराइड है इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमने जनरल फार्मूला है कैसे याद रखा जाता है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था. तो मोनोसैकेराइड आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल स्मॉलेश यूनिट होता है. आपका नेक्स्ट क्लास है आपका ऑलिगोसैकेराइड. तो ऑलिगोसैकेराइड आपके दो से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से बना होता है. तो ऑन हाइड्रोलाइसिस इट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स. और इसका जनरल फॉर्मूला जो है ये हमने डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड. तो ये ऑन हाइड्रोलाइसिस कितना मोनोसैकेराइड को यील्ड करता है या आपका ऑलिगोसैकेराइड कितने मोनोसैकेराइड से बना होता है उसके बेसिस पे हमने इसका जनरल फार्मूला डिसाइड किया था. तो अगर ये दो मोनोसैकेराइड से बना है तो उसको अपन डाइसैकेराइड बोलते हैं. और डाइसैकेराइड अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना. तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपके दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलता है. तो जितने मोनोसैकेराइड तो उसके हिसाब से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा. तो दो अगर मोनोसैकेराइड रिएक्ट होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल, तीन मोनोसैकेराइड रिएक्ट होते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल, मतलब N-1 आपका जो वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर निकलेगा. ठीक है. तो अगर आपने 10 अगर मोनोसैकेराइड को रिएक्ट किया तो उससे 9 वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर निकलेगा. तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखा था. जैसे डाइसैकेराइड में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है. तो सिंपल अगर अपन मोनोसैकेराइड जो है इसका जनरल फार्मूला अगर लिखते हैं तो उसको लिखा जाता है CnH2ON. मतलब जितने कार्बन उतने आपके वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है ना. तो डाइसैकेराइड में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तो हम उसको लिखते थे N-1, ट्राइसैकेराइड में N-2, टेट्रा में N-3. ठीक है. तो ऑलिगोसैकेराइड जो है ये ऑलिगोसैकेराइड आपका ऑन हाइड्रोलाइसिस 2 से 10 मोनोसैकेराइड को आपको प्रोवाइड करेगा. तो आपका जो पॉलीसैकेराइड होता है इसमें n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड रिलीज होते हैं. तो n नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड अगर आपके पॉलीसैकेराइड से रिलीज होते हैं तो ये आपका 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड से बना होता है. तो आपको ये कितने मोनोसैकेराइड का बना ये नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कितने बाहर निकलेंगे इसको नहीं बता सकते या कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो इसलिए इसका जनरल फार्मूला चेंज हो गया CxH2O. Y मतलब जितने कार्बन आइटम हैं तो उतने ही तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहने वाले. तो आपका इसलिए हमने वहाँ पे X के जगह पे Y लिखा है. ठीक है. तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इसको ही हम थोड़ा डिटेल में कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहला क्लास है आपका मोनोसैकेराइड. और नेचर में अब 200 डिफरेंट मोनोसैकेराइड अभी तक स्टडी किए गए हैं. तो मोनोसैकेराइड आपका नॉन हाइड्रोलाइजेबल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. और मोनोसैकेराइड जो है इसको अगर आपको क्लासिफाई करना है तो मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई करने के लिए आपको दो अलग अलग टर्म को क्लियर करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले कि मोनोसैकेराइड जो है इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. अगर हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर क्लासिफाई करते हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर करना पड़ेगा. अगर आप उसको नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पे क्लासिफाई करने चाहते हो तो उसको वहाँ पे आपको नंबर ऑफ कार्बन आइटम को कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके पास में कितने हैं. तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका मोनोसैकेराइड होता है वो 3 कार्बन से बना होता है. तो मिनिमम
आपका मोनोसेक्राइड 3 कार्बन से बना रहेगा तो 3 से ज़्यादा जो आप कार्बन है ये कार्बन आइटम आप ले सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पे अगर आपको क्लासीफाई करना है आपके मोनोसेक्राइड को, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 3 कार्बन से। तो 3 कार्बन का है तो हम इसको ट्राइओजेज बोलेंगे। उसके बाद में 4 कार्बन का है तो इसको अपन टेट्रोजेज बोलेंगे। अगर यही आपका 5 कार्बन का है तो इसको पेंटोजेस, और अगर 6 कार्बन का है तो इसको बोलेंगे अपन हेक्सोजेस, ठीक है यहाँ तक। अब देखो कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पे तो हम क्लासीफाई कर लेंगे ट्राई, टेट्रो, पेंटो एंड हेक्सोजेस, ठीक है। बट अगर फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे अगर क्लासीफाई करना है तो वहाँ पे हमारे पास में 2 ही टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका अल्डिहाइड, दूसरा होता है आपका कीटोन, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड को हम कार्बन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो आप अप टू हेक्सोजेस या उससे ज़्यादा तक क्लासीफाई कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर आप क्लासीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो अल्डिहाइड है ये अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे अल्डोजेस, और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको बोलेंगे अपन कीटोजेस, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप तो 2 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास में है, एक है आपका अल्डिहाइड और दूसरा है आपका कीटोन, ठीक है। तो अल्डिहाइड है तो अल्डोजेस, और अगर कीटोन है तो कीटोजेस, ठीक है कि यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट अब देखो कि जैसे अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम, तो मैंने बोला कि सबसे स्मॉलेस्ट जो मोनोसेक्राइड है आपका ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो 3 कार्बन का अगर आपका मोनोसेक्राइड है तो इसको अपन बोलेंगे ट्राइओजेस, अगर इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है तो, ठीक है, जो अल्डोजेस का एग्जाम्पल। बट इसमें अगर कीटोन ग्रुप है तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये आपका कीटोन ग्रुप अगर है तो इसको अपन बोलेंगे ट्राइओलोजेस, तो इसमें सफिक्स आपका अलग लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कीटोन ग्रुप है तो ये आपका हो जाएगा ट्राइओलोजेस। तो यहाँ पे सफिक्स क्या यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सफिक्स यूज़ कर रहे हैं अल्डिहाइड के लिए OSES और कीटोन के लिए ULOSES, ठीक है। तो अल्डिहाइड है तो OSES, और अगर कीटोन है तो ULOSES, ठीक है। तो 3 कार्बन का जो आपके पास में यहाँ पे शुगर है ये है आपका डी ग्लिसरील्डिहाइड, ठीक है। डी ग्लिसरील्डिहाइड जो है इसका सिंपल स्ट्रक्चर आपको निकालना है। तो सबसे फर्स्ट अल्डिहाइड ग्रुप जो है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे होता है, तो कीटोन ग्रुप जो है आपका सेकंड पोजीशन पे होता है। फिलहाल में जो हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन अपन अल्डिहाइड का ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आप फंक्शनल ग्रुप लिख लो, उसके बाद में आपका यहाँ पे सेकेंड कार्बन और आपका थर्ड कार्बन, हर एक कार्बन की आपको 4 वैलेंसी, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बोला कि एक फंक्शनल ग्रुप होता है, बट बाकी के जो बचे हुए कार्बन हैं ये सब कार्बन के ऊपर आपको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा और हाइड्रोजन ग्रुप मिलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया कि यहाँ पे आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने राइट में लिख लिया, उसके बाद में ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखना पड़ेगा और एक हाइड्रोजन आइटम, बची हुई वैलेंसी पे आप हाइड्रोजन लिख लो। तो ये सिंपल सा आपका स्ट्रक्चर हो गया ग्लिसरील्डिहाइड का। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में सारे स्ट्रक्चर मैं आपको ऐसे ही निकाल के दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका CHO, ये सेकेंड कार्बन आपका, तो ये आपका सेकेंड कार्बन जिसके ऊपर OH और लास्ट कार्बन CH2OH, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरील्डिहाइड है इससे ही आप क्या कर सकते हो, आपके 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर को निकाल सकते हो। ये तो आपका 3 कार्बन वाला हो गया ट्राइओजेस। इससे आप टेट्रोजेस कैसे निकालोगे, तो टेट्रोजेस होते हैं आपके 4 कार्बन के, ठीक है ना। तो टेट्रोजेस अगर आपको निकालना है तो इसको निकालने के लिए आपको ग्लिसरील्डिहाइड स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ
कि स्ट्रक्चर आपके हेक्सोजेस तक सारे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो हेक्सोजेस तक सारे स्ट्रक्चर अपन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले हमें ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर याद रखना है जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आप फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड लिख लो, उसके बाद में बचे हुए 2 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में लिखो और वैलेंसी को फुलफिल कर दो विद दी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब ये जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है इसको आपको कॉपी करना है, सेम जैसे है वैसे कॉपी करो। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने कॉपी कर दिया। तो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है जैसे कि वैसे मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया है, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर 2 जगह पे मैंने कॉपी कर दिया, बट हमें निकालना है 4 कार्बन का स्ट्रक्चर, दैट इज टेट्रोजेस। तो आपको 4 कार्बन लिखने पड़ेंगे, बट यहाँ पे अब 1 कार्बन को आपको ऐड करना है, तो कार्बन कहाँ पे ऐड करना है, तो कार्बन जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो कार्बन को ऐड करना है आपको फंक्शनल ग्रुप के नीचे। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप जिसके नीचे आपको 1 कार्बन को ऐड करना है। 1 कार्बन यहाँ पे ऐड कर दो, तो मैंने दोनों भी स्ट्रक्चर में कार्बन को ऐड कर दिया। अब दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन को ऐड करने के बाद अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखना है। अगर दोनों का हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपन एक ही साइड में लिखते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर कॉमन हो गए, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है। तो फिर 2 टेट्रोजेस के अलग अलग आप स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, तो 2 टेट्रोजेस के अलग अलग स्ट्रक्चर निकालने के लिए सबसे पहले जो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर निकाला है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आपको लिखना है राइट में, और जो आपका सेकेंड आपका स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको लिखना है लेफ्ट में। तो सेकेंड जो आपका स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लिख लेंगे लेफ्ट में। तो ये आपका लेफ्ट में हो गया। आपको यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि जो वैलेंसी बचा है वहाँ पे पक्का हाइड्रोजन ही है, ठीक है ना। तो एक का अपन ने राइट में लिखा और एक का अपन ने लेफ्ट में लिखा, ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका इरिथ्रोज का और दूसरा हो गया आपका थ्रिओस का। तो इन दिस वे आप जो ट्रायोजेज है इससे आप 2 स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। तो 2 टेट्रोजेस के जो स्ट्रक्चर है आपके, एक है आपका इरिथ्रोज जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका राइट में होगा और दूसरा है आपका थ्रिओस जिसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको लेफ्ट में निकालना है। बाकी दोनों जो बचे हुए रहेंगे ये आपका एग्जैक्ट पोजीशन आपका मैच करता है किसके साथ में, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ में। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से मतलब आपके ट्रायोजेस से 2 आप टेट्रोजेस निकाल सकते हो। तो पहला आपका जो टेट्रोजेस है ये इरिथ्रोज और दूसरा है आपका थ्रिओस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में अभी क्या है, 2 हमने टेट्रोजेस निकाले हैं। 2 टेट्रोजेस निकाले हैं तो इससे आप 2 पेंटोजेस निकाल सकते हो। तो 2 पेंटोजेस कैसे निकालने हैं आपको, तो 2 पेंटोजेस आपको निकालने हैं इस प्रकार से। तो ये इरिथ्रोज से 2 स्ट्रक्चर निकालेंगे और थ्रिओज जो है इससे भी 2 स्ट्रक्चर निकालेंगे। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो आपका जो थ्रिओज है, थ्रिओज का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो थ्रिओज का स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने थ्रिओज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। थ्रिओज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर था थ्रिओज टेट्रोजेस इससे आपको 2 पेंटोजेस निकालने हैं। इरिथ्रोज जो है इससे भी 2 पेंटोजेस निकालने, तो टोटल हो जाएंगे आपके पास में 4 पेंटोजेस। अब देखो थ्रिओज से अगर आपको 2 पेंटोजेस निकालने हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है स्ट्रक्चर निकालने का कि हमें वो स्ट्रक्चर एग्जैक्ट है नीचे 2 बार कॉपी करना है। 2 बार कॉपी करने के बाद में सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो सेकेंड स्टेप है कि फंक्शनल ग्रुप के नीचे आपको जो
फिफ्थ कार्बन है जिसको अपन बोलेंगे ये टेट्रोजेस से आपको इसको पेंटोज बनाना, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर बनाना है, तो एक कार्बन आपको ऐड करना पड़ेगा, एक कार्बन आपको लिखना पड़ेगा। तो उसको कहाँ पे लिखोगे, तो उसको फंक्शनल ग्रुप के नीचे लिखोगे, है ना। तो दोनों भी स्ट्रक्चर में अपन एक एक कार्बन ऐड कर दें। थर्ड स्टेप क्या है, कार्बन ऐड करने के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो जो पहला स्ट्रक्चर है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में, दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, ये बन गए स्ट्रक्चर पेंटोजेस के फ्रॉम दी थ्रियोज। वैसे ही इरिथ्रोज जो है, इससे अगर आपको 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं तो इरिथ्रोज से भी 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इरिथ्रोज से स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्ट्रक्चर कॉपी करना पड़ेगा। तो ये अपन अभी स्ट्रक्चर अपन ने 2 बार अपन इसको कॉपी कर देंगे। तो ये 2 बार स्ट्रक्चर हमने कॉपी कर दिए, किसके, इरिथ्रोज के। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, फंक्शनल ग्रुप जो है इसके नीचे एक कार्बन को ऐड करो। कार्बन ऐड करने के बाद पहला स्ट्रक्चर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में, दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में, हो गए 4 स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही आपको हेक्सोस स्ट्रक्चर आप निकाल सकते हो। तो आपका जो आपके पास में 4 अगर पेंटोजेस है तो 4 पेंटोजेस से आप 8 हेक्सोजेस निकाल सकते हो। तो इन दिस वे आपका जो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है ये मैंने आपको बताया है। तो आपका इरिथ्रोज जो है इससे 2 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे लिखे हैं, राइबोज एंड अरेबिनोज। तो वैसे ही थ्रियोज जो है इससे भी 2 स्ट्रक्चर डिराइव होंगे, दैट इज झाइलोस एंड लाइक्सोस। ठीक है, तो राइबोज, अरेबिनोज, झाइलोस एंड लाइक्सोस, ये हो गए पेंटोजेस। पेंटोजेस हमारे पास में 4 है, 4 पेंटोजेस से हम 8 हेक्सोजेस निकाल सकते हैं। तो राइबोज से हमारे पास में 2 हेक्सोजेस अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा एलोज एंड अल्ट्रोज। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका अरेबिनोज है, तो अरेबिनोज से आपके स्ट्रक्चर निकल जाएंगे ग्लूकोज एंड मैनोज। और उसके बाद में जो झाइलोज है, झाइलोज से जो स्ट्रक्चर निकल जाएंगे गुलोज एंड आइडोज। तो आपका सबसे लास्ट वाला जो है ये है आपका लाइक्सोज, और इससे हम 2 स्ट्रक्चर निकालेंगे गैलेक्टोज एंड टेलोज। तो इन दिस वे आपका जो हेक्सोजेस है इसके टोटल हमारे पास में 8 स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, उसके बाद में पेंटोजेस जो है इसके हो गए 4, तो टोटल हो गए ये 12 स्ट्रक्चर। उसके बाद में ट्रायोज एंड टेट्रोजेस के 3, तो टोटल हो गए 15 स्ट्रक्चर। 15 स्ट्रक्चर आप इंडिविजुअली अगर याद रखना अगर चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो स्ट्रक्चर को आप याद नहीं रख सकते, उसको अगर उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल कि आपको 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया स्ट्रक्चर के ऊपर कि ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये कौन से मोनोसेक्राइड का है, या ये जो आपके मोनोसेक्राइड है इसके स्ट्रक्चर कौन से हैं, तो ये 4 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आया तो हर एक स्ट्रक्चर को इंडिविजुअली याद रखना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम ट्रायोजेस से हेक्सोजेस तक वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अल्ट्रोज का स्ट्रक्चर निकालना है तो आपको ये पता है कि अल्ट्रोज आपका अल्ट्रोज जो है ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, तो हमें कौन सा पाथवे से जाना पड़ेगा, ग्लिसरेड टू इरिथ्रोज एंड इरिथ्रोज तो हम आ जाएंगे राइबोज, राइबोज से आपको एलोज एंड अल्ट्रोज मिलेंगे, तो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो इन दिस वे आपको अगर स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली वो 4 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर ये आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं वो कंसेप्ट समझा है, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं तो आप पेज के ऊपर जो मैंने आपको 3 स्टेप्स में स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो आपको बताया, तो उसके हिसाब से आप हेक्सोजेस तक सारे स्ट्रक्चर निकाल लोगे। बट प्रॉब्लम आपको कहाँ पे जाएगा, प्रॉब्लम जाएगा आपको नाम को लिखने में, है ना। तो हर एक शुगर के आपको नेमिंग अगर करना है यहाँ पे तो आपको वो सीक्वेंस में ही उसको याद रखना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारे पास में एक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जो आपका 5 कार्बन का जो यहाँ पे पेंटोजेस है, पेंटोजेस को अगर आपको याद रखना है सीक्वेंस में तो आपको एक
नाम याद रखना है, जो एक मेडिसिन की तरह आपका नाम है रैक्सल, ठीक है। तो रैक्सल ये है आपका पेंटोजेस के लिए। तो दूसरा है आपका एक सेंटेंस है आग में गीता, ठीक है। तो ये जो गीता का स्पेलिंग है ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। जो बीच में मैंने जी ऐड किया है इसको थोड़ा साइलेंट रखना है, ठीक है। तो आग में गीता, आग में गीता अगर गई तो उसको रैक्सल देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हो। तो आग एल्ट्रोज, सॉरी एलोज, उसके बाद में सेकेंड ए मतलब एल्ट्रोज, थर्ड मतलब ग्लूकोज, एम मतलब मैनोज, जी मतलब ग्लूकोज, आई मतलब आइडोज, जी मतलब गैलेक्टोज, और टी ए का मतलब होता है टेलोज, ठीक है। तो इन दिस वे आप इसको याद रख सकते हो। तो आग में गीता, ठीक है। और ये आपका रैक्सल, आर मतलब राइबोस, ए मतलब अरेबिनोज, एक्स मतलब जाइलोस, और एल मतलब लाइक्सोस। तो इन दिस वे आपका जो मोनोसेकेराइड है इसको कैसे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसको हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। तो इन दिस वे आप स्ट्रक्चर को याद रख सकते हो। कुछ फंक्शंस है जो पेंटोजेस और हेक्सोजेस के हैं। जैसे आपका फर्स्ट जो पेंटोज यहाँ पे लिखा है राइबोस, राइबोज जो है ये आपको न्यूक्लिक एसिड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है न्यूक्लिक एसिड एंड कोएंजाइम्स का। तो ये आपको एटीपी में, जीटीपी में, सीटीपी में, जो इतने भी न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें आपको दिखाई देता है। उसके साथ साथ ये आपको कोएंजाइम्स फॉर एग्जांपल एनएडी, एनएडीपी एंड फ्लो प्रोटीन्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। राइबोज जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका राइबोज। वैसे ही आपका जो कीटोज है, राइबोज आपका अल्डोज है, और जो राइबुलोज है ये आपका कीटोज है। तो मैंने ये बताया था इसको कैसे पहचाना जाता है। तो इसे यहाँ पे सफिक्स लगाया है ULOSE, ठीक है। तो राइबुलोज जो है ये कीटोज है, और ये भी आपको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में अरेबिनोज, अरेबिनोज आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स में मिलेगा। तो जाइलोज भी आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स में मिलेगा, और ये ज़्यादातर आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जाइलोज जो है ये आपको हार्ट मसल में मिलेगा। तो जाइलोज जो है ये आपका हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होता है। और सबसे लास्ट में आपका जाइलुलोज, और ULOSE इसका मतलब फिर से ये कीटोज है, और ये आपका यूरिनिक एसिड पाथवे का इंटरमीडिएट होता है, जो आपको कभी कभी यूरिन में दिखाई देता है इन दी कंडीशन ऑफ पेंटोसूरिया, ठीक है। तो पेंटोसूरिया मतलब पेंटोज जो आपके यूरिन में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका हेक्सोजेस। तो हेक्सोजेस में एग्जांपल है आपके ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है ये आपके फ्रूट जूसेस में पाए जाते हैं, और ग्लूकोज जो है ये आपका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है डिफरेंट पॉलीसेकेराइड का। फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, ठीक है, केन शुगर, माल्टोज, या फिर जो मिल्क शुगर है लैक्टोज, इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शुगर है हमारे बॉडी का, इसलिए इसको बॉडी शुगर भी बोला जाता है, क्योंकि ये आपका पाया जाता है आपके ब्लड में, इसलिए इसको आप ब्लड शुगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज जो है ये अगर यूरिन में प्रेजेंट होता है, यूरिन में अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इसको बोला जाता है कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। तो ग्लाइकोसूरिया ये कंडीशन में यूरिन में आपको ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ये मेनली आपके जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में अगर फॉर एग्जांपल ब्लड में अगर आपके ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज़्यादा बढ़ता है इन केस ऑफ डायबिटीज़, तो उसको आप ग्लाइसेमिया या हाइपर ग्लाइसेमिया भी बोल सकते हैं। हाइपर मतलब ज़्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड में अगर है तो उसको हाइपर ग्लाइसेमिया,
अगर कम ग्लूकोज है तो उसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो इन केस ऑफ डायबिटीज़ यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट जो है उसके यूरिन एज वेल एज ब्लड में आपको ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, इसलिए वहाँ पे दो कंडीशन को एक्सप्लेन किया जाता है, ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में आपको ग्लूकोज मिलना, और हाइपर ग्लाइसेमिया मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है फ्रुक्टोज, जो पाया जाता है फ्रूट जूसेस में, हनी में। ठीक है, और आपका जो फ्रुक्टोज है इसको कंज्यूम करने के बाद लीवर में हम फ्रुक्टोज का कन्वर्शन करते हैं ग्लूकोज में। अगर फॉर एग्जांपल वो मेटाबॉलिक पाथवे अगर आपके पास में एब्सेंट है जिसमें फ्रुक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, तो कंडीशन को बोला जाता है फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। वो आपका हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है जिसमें आपके पास में कुछ एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर म्यूटेशन। तो आपका फ्रुक्टोज को हम क्या नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में फ्रुक्टोज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है और ग्लूकोज जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ अब्सेंट ऑफ दिस मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो फ्रुक्टोज को अगर हम ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फ्रुक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा बट ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो कंडीशन यहाँ पे डेवलप होती है हाइपोग्लाइसेमिया की इन केस ऑफ फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। उसके बाद में डी गैलेक्टोज जो है ये आपका प्रोडक्ट होता है लैक्टोज हाइड्रोलिसिस का, जो आपका मिल्क शुगर होता है। ठीक है, उसके बाद में ये अगर ब्लड में गैलेक्टोज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो आपको कंडीशन देखने को मिलेगा गैलेक्टोजेमिया की। ठीक है, उसके बाद में गैलेक्टोज जो है ये आपका मिल्क लैक्टोज में पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि लैक्टोज इज डाइसेक्राइड ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो अगर आपको लैक्टोज अगर बनाना है मतलब मिल्क अगर प्रोड्यूस करना है तो मेमरी ग्लैंड में गैलेक्टोज का सिंथेसिस किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज। उसके बाद में ये आपका गैलेक्टोज ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी पाया जाता है। तो मैनोज जो है ये मैनोज आपके प्लांट्स में पाया जाएगा और इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ मैनन एंड गम्स, और ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स में मिलेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स में आपको गैलेक्टोज एंड मैनोज मिलते हैं इन केस ऑफ हेक्सोज। तो इन केस ऑफ पेंटोज आपका जो अरेबिनोज एंड जाइलोज है ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका मोनोसेक्राइड जो है ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइसेक्राइड्स को और पॉलीसेक्राइड्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड या फिर आप बोल सकते हो ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।